चलो अब हम आगे करते हैं। हमारे पास है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति क्या होती है? करंट एसेट्स कि जो धंधे में केवल 1 वर्ष के लिए होती है और उसका रूपांतर हम रोकड़ में कर सकते हो, उसे हम चालू संपत्तियां कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से वो डिटेल में लिखा हुआ आप पढ़िएगा, रीड करिएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रवाही संपत्ति, उसे हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, धंधे में, उस स्टॉक को माइनस करने पर जो बचता है, मतलब स्टॉक को छोड़कर सभी का सभी संपत्ति क्या हमारे लिए लिक्विड एसेट्स है। उसके बाद हम करते हैं आवक और प्राप्ति, मतलब आय, कि हमको जो भी धंधे के अंदर रोकड़ प्राप्त हो रहा है उस प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? आवक कहते हैं, रिसिप्ट कहते हैं, या तो इनकम कहते हैं। अब इसके हमारे पास 2 प्रकार है। कौन से 2 प्रकार देखिएगा? इसके अंदर 2 है। एक हमारे पास जो है वो पूंजीगत है। पूंजीगत मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स, कि जो धंधे में नियमित रूप से होती है, चाहे वो हर एक पहले महीने में होती हो, हर एक 15 दिन में होती हो, हर एक महीने में होती हो, हर एक साल में होती हो, हर एक 6, मतलब नियमित रूप से जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी आय कहते हैं। और उसके बाद दूसरा है राजस्व आय, कि जो हमको नियमित रूप से नहीं हो, कभी कभार हो, उस आवक को हम क्या कहते हैं? राजस्व आय कहते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट मुद्दा करते हैं। नेक्स्ट मुद्दा हमारा क्या है? भुगतान का। भुगतान मतलब पेमेंट, कि जब भी धंधे के द्वारा व्यवहार होता है उसमें रकम भुगतान किया जाता है, चुकाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेमेंट कहते हैं, भुगतान कहते हैं, अथवा तो हम उसे खर्च भी कह सकते हैं। खर्च के 2 प्रकार है। कौन से? पूंजीगत और राजस्व। पूंजीगत मतलब क्या है कि ऐसे खर्च जो नियमित रूप से किए जाते हो, सिंपल है, जैसे आवक था वैसे ही खर्च है। और दूसरा है राजस्व, मतलब जो नियमित रूप से नहीं किए जाते हो, ऐसे खर्च को क्या कहते हैं? राजस्व खर्च कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहलाता है? नफ़ा। नफ़ा मतलब लाभ, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, कि जब भी धंधे के अंदर जो है वो आय हो रही है, उस आय से जो खर्च क्या हो? कम हो। कहने का मतलब जब हमको आय अधिक हो और खर्च का प्रमाण कम हो, ऐसे समय में धंधे को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। हानि, कि जब धंधे के अंदर जो क्या हो? खर्च अधिक हो और आय कम हो, तो उससे हम क्या कहेंगे? हानि। कहने का मतलब लॉस कहेंगे। उसके बाद हम करते हैं खरीदी। खरीदी मतलब परचेस, कि जब भी हम कोई वस्तु जो है वो क्या करते हैं? वस्तु या सेवा प्रदान करते हैं, लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खरीदी कहते हैं। मान लिए 5,000 की वस्तु मैंने खरीदी, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? परचेस हो गया। परचेस जो है वो क्या है? एक प्रकार से जो है वो नकद या उधार, हम दोनों प्रकार से खरीद सकते हैं। ये धंधे के लिए खरीदी जो है वो खर्च माना जाता है, इसीलिए परचेस को डेबिट किया जाता है। उसके बाद आता है सेल। सेल मतलब बिक्री, कि जब जो है वो धंधे का मालिक जो वस्तु या सेवा देता है, कहने का मतलब किसी को वस्तु या सेवा प्रदान करवाता है, तो उसे बिक्री कहते हैं। और बिक्री को हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, जो धंधे के लिए आय मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। फिर आता है माल का स्टॉक, कि जो भी धंधे के अंदर जो है वो किसी भी प्रकार का माल है या बचा हुआ माल है, तो वो धंधे के लिए क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है, जिसे हम कहते हैं माल का स्टॉक, या तो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, जो भी अलग अलग प्रकार के स्टॉक है। फिर आता है हमारे पास देनदार। देनदार मतलब डेप्टर, कि जब धंधे के अंदर उधार बिक्री किया जाता है, तो जो हमको उधार चुकाने वाले व्यक्ति है वह हमारे जो वो देनदार कहलाते हैं। इसका फिर है लेनी हुंडी, बिल्स रिसीवेबल, मतलब जब हम क्या करते हैं? उधार खरीदी करते हैं, तो हम किसी को कुछ दिन की मोहलत देते हैं, जो भविष्य में इस पैसे को इतने दिन में चुकाएगा, ऐसा वचन देता है, जैसे हम क्या कहते हैं? लेनी हुंडी कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है वो क्या है? लेनदार। लेनदार मतलब क्रेडिटर, कि जब भी हम क्या करते हैं? उधार खरीदी करते हैं, तो हमको जिसको पैसा चुकाना है, कहने का मतलब मांगने वाले व्यक्ति जो है वो हमारे लेनदार मतलब क्रेडिटर्स कहलाते हैं। देनी हुंडी, कि जब हमने क्या की हो? उधार खरीदी की हो और उसके बदले हम कुछ दिनों के बाद उसे जो है वो पैसा चुकाने का वचन देते हैं, तब वो वचन हमारे लिए वचन जो क्या कहलाता है? देनी हुंडी, मतलब बिल्स पेपर जो हमको चुकाना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार जो क्या है हमारे पास बहुत सारे जो असेट्स और लाइबिलिटी है। उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट मतलब लागत, कि जब भी हम कोई वस्तु तैयार करते हैं, तो उस तैयार वस्तु करने के लिए जो उसका वास्तविक खर्च होता है, वह खर्च का योग क्या कहलाता है? लागत मतलब कॉस्ट। मान लीजिए एक पेंसिल है, ये पेंसिल हम बना रहे हैं, हमको 1.5 रुपये का खर्च आ रहा है टोटल, तो 1.5 रुपये क्या हो जाएगी? उसकी लागत कीमत हो जाएगी। और उससे हम 2 रुपये में बेचेंगे, तो 2 रुपये क्या हो जाएगी? उसकी बिक्री कीमत हो जाएगी। मतलब लागत के अंदर लाभ जोड़ा जाता नहीं है।
उसी प्रकार वाउचर है। वाउचर क्या है हमारे धंधे में, जो भी व्यवहार होते हैं उस व्यवहारों का लिखित प्रमाण है, जिससे हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। अलग अलग प्रकार के वाउचर, जैसे बिक्री वाउचर होते हैं, खरीदी वाउचर होते हैं, साख वाउचर होते हैं, खर्च के हैं, बैंक व्यवहार के अलग अलग प्रकार के वाउचर्स हमको दिए जाते हैं। एक प्रकार का रिसिप्ट ऐसा हम इसे कह सकते हैं। फिर आता है बटा। बटा मतलब डिस्काउंट, कि जब भी हम किसी कीमत से जो कम कीमत चुकाया, कम कीमत प्राप्त करें, उससे हम क्या कहते हैं, बटा कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। मान लीजिए बटा हम किसी को देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, खर्च होगा। यदि हमें बटा मिलेगा तो क्या होगा, इनकम होगा। तो खर्च जो है वो इनकम में भी आ सकता है और एक्सपेंडिचर के अंदर भी आ सकता है, जैसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्काउंट के जो क्या है, दो प्रकार है। एक जो है वो व्यापारी बटा, ट्रेड, मतलब क्या है कि जब भी हम उधार खरीदी या उधार बिक्री करते हैं तब जो बटा दिया जाता है उसे हम व्यापारी बटा कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। फिर आता है रोकड़ बटा, मतलब कैश डिस्काउंट। जब भी हम नकद खरीदी करते हैं, मतलब कैश पेमेंट की हम जो खरीदी या बिक्री करते हैं, उस समय जो बटा मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, रोकड़ बटा, ऐसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास घिसाई। घिसाई मतलब डेप्रिसिएशन, कि जो भी हमारी स्थिर संपत्ति है उस संपत्ति की कीमत जो वो घटती है तो वो डिफरेंस की रकम क्या कहलाती है, हमारे लिए घिसाई कहलाती है। और घिसाई धंधे के लिए क्या होती है, खर्च होती है। मान लीजिए कि मेरे पास जो एक वाहन है, वो वाहन 50,000 का था और उसको मैंने 1 वर्ष क्या किया, उपयोग किया। अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 30,000 हो गई। तो कहने का मतलब 50 थी और 30 हो गई, मतलब 20,000 रुपये क्या हो जाएगी, हमारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ठीक है। फिर डूबत ऋण आता है। डूबत ऋण मतलब बैड डेब्ट्स, कि मान लीजिए जो हमको पैसा मिलने वाला है, किससे मिलेगा, देनदारों के पास से, वो पैसा जो है वो क्या है, नहीं मिलता है या वो पैसा वसूल नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, डूबत ऋण कहते हैं। जो पैसा हमारे पास से डूब गया, अभी हमको मिलेगा नहीं, ऐसा निश्चित हो जाता है। फिर आता है दिवालिया। दिवालिया मतलब क्या होता है कि जब जो कोई व्यक्ति हमको उधार चुकाने वाला होता है और वो एकाएक रूप से जो अदालत उस व्यक्ति को नादार, मतलब दिवालिया, कि भाई उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, अब वो जब उसके पास पैसा आएगा तब वो चुकाएगा, तो ऐसा अगर अदालत जो वो डिक्लेयर करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। कि जो अब उसके पास कोई पैसा बचा नहीं है, वह जो है वो कंगाल हो चुका है, ऐसा हम कहते हैं। इसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है उधार और जमा। उधार और जमा मतलब क्या है कि खाते के अंदर जो भी हमारे पास राइट साइड होता है, याद रहे, ठीक है, राइट साइड होगा वो क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड वो क्या होगा, डेबिट साइड होगा। तो इस प्रकार खाते में जो उधार जमा की असर जो है वो व्यवहार के अनुरूप की जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास खाता। खाता क्या है कि एक ही प्रकार की वस्तु या एक ही प्रकार के व्यवहार को दर्शाने के लिए जो हम क्या करते हैं, एक प्रकार का उधार और जमा का पक्ष होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, खाता कहते हैं। अकाउंट्स कहते हैं जो अलग अलग प्रकार के, जैसे परचेस अकाउंट्स होता है, सेल्स अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ऐसा वगैरह वगैरह अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने पारिभाषिक शब्द जो पूरे किए हैं, इसको आपको पढ़ना है और लिखना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।